तो हेलो हेलो हेलो, कैसे हो लर्नर? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो वेलकम टू योर साइबर टेक यूट्यूब चैनल, जहाँ पे हम लोग आज पढ़ेंगे। आज हम लोग का लॉन्च होने के बाद फर्स्ट क्लास है। आज हम लोग बात करेंगे साइबर क्राइम्स इन इंडिया। आखिर इंडिया में कैसे कैसे क्राइम हो रहा है, आज भी गवर्नमेंट के पास क्या क्या चैलेंजेस है, और दिन ब दिन क्या क्राइम का ट्रेंडिंग चलते जा रहा है और उनके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। इनके बारे में आज पूरा हम लोग डिटेल बात करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं, पूरा बेसिक से चलेंगे, पूरा एडवांस लेवल तक बात करेंगे। पहले हम लोग का जो टॉपिक होगा थ्योरेटिकल, हम लोग सारे चीजों को, एक क्राइम के केस में कितने सारे चीजें हो सकते हैं, सारे थ्योरेटिकल पॉइंट को कवर करेंगे। देन उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल की ओर जाएंगे। अपना कैरियर साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में बनाना चाहता है, जो साइबर सिक्योरिटी के डोमेन साइबर इन्वेस्टिगेशन के फील्ड में जो बनाना चाहता है, जो पुलिस के साथ काम करना चाहता है, ये कोर्स कहीं न कहीं उनके लिए और पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो चीज पेड़ के अंदर लाया जाता था अभी तक, उसको हम कहीं न कहीं फ्री में लेकर के आ रहे हैं, और हमारा ये सोसाइटी को लेकर के पहला कदम है, जिसमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो दोस्तों, बिना टाइम को पास किए हुए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले साइबर क्राइम होता क्या है। तो कोई भी इलीगल एक्टिविटी हो, कंप्यूटर का, मोबाइल फोन का, इंटरनेट का, ये सब का यूज करके अगर किसी भी तरह का इलीगल एक्टिविटी किया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं क्राइम है। अब जो क्रिमिनल लोग रहते हैं, वो कहीं ना कहीं कोई टूल का यूज करते हैं और किसी न किसी चीज के टारगेट करते हैं, जैसे कि किसी को लिंक भेजकर उससे उसके डाटा को जानकर और उसके अकाउंट को हैक कर लेना, उनसे पैसा ले लेना। वो क्रिमिनल का सीधा सीधा सिर्फ क्या टारगेट रहता है, सिर्फ एक टारगेट रहता है कि सिस्टम पे अटैक करना, या कोई भी पब्लिक का जो डाटा है उनके ऊपर अटैक करना, और उससे जानकारी लेकर के उसका मिसयूज करना। तो दोस्तों, क्या लगता है, जो हैकिंग का दुनिया होता है, सिर्फ हैकिंग ही एक तरह का क्राइम है? नहीं, किसी भी तरह का इलीगल, छोटा से बड़ा कोई भी अगर इलीगल वर्क किया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं क्राइम है। अगर हम किसी को मैसेज भेजते हैं और उससे ओटीपी लेने का प्रयास करते हैं और ये बोलते हैं कि हम बैंक से बोल रहे हैं, आप ओटीपी दीजिए नहीं तो आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा, तो ये भी जो हम पैसा लेने के लिए ये जो टेक्निक अपना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक तरह का क्राइम है। अगर हम एग्जाम्पल के बारे में अगर बात करें, तो जैसे हैकिंग इंस्टाग्राम अकाउंट, किसी के इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक कर लेना। देन फेक यूपीआई पेमेंट का जो लिंक होता है, अपलोडिंग ऑप्शंस वीडियो, इंस्टाग्राम पे जो ऑप्शंस वीडियो अपलोड किए जाते हैं, टेलीग्राम जैसे ऐप पे जो ऑप्शंस वीडियो अपलोड करके लोगों को माइंड को मैनिपुलेट करके और कहीं ना कहीं अपने गिरफ्त में फंसा लिया जाता है, ये सब कहीं ना कहीं इलीगल है। या कोई वैसा वेबसाइट बनाना जिसपे हम लोग फेक रिक्वायरमेंट करते हैं कि हम आर्मी का जॉब लगवा देंगे, इस टाइप का। या एआई डीप फेक का यूज करना, जिसके तहत एआई डीप फेक का यूज करके लोग ब्लैकमेल करना स्टार्ट करेंगे। तो दिन पर दिन टेक्नोलॉजी जितना ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, कहीं ना कहीं क्रिमिनल को क्राइम करना और ज्यादा आसान होते जा रहा है। दोस्तों, अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के बारे में बात करें, तो जैसे कि आपको एक मैसेज आता है आपके मोबाइल पे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल अनपेड है। अगर आप डिसकनेक्शन नहीं करना चाहते हैं, तो अगर उससे आप डिसकनेक्शन अवॉइड करना चाहते हैं, तो फिर आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए, और वो एक फेक पेमेंट ऐप पे लेकर के जाता है, और वहाँ पे हम लोग पेमेंट कर देते हैं और हमारे अकाउंट से सारा पैसा चल जाता है, और रियली में हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड भी नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं भी इलीगल कोई भी वर्क अगर किया जा रहा है, तो एक तरह का क्राइम है। कहीं भी अनऑफिशियल अगर लिंक के ऊपर हम लोग भी अगर कहीं ना कहीं अगर क्लिक कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह का हम लोग कहीं ना कहीं क्राइम में फंसते जा रहे हैं। और इसके पीछे सिर्फ एक कारण है, कौन सा लिंक सही है कौन सा लिंक गलत है, इसका पहचान हम लोग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आज के समय में सोसाइटी में अगर सबसे बड़ा इशू अगर कुछ है, तो है अवेयरनेस का कमी। ये सबसे बड़ा लैक ऑफ नॉलेज, सबसे बड़ा आज के डेट में इशू है दोस्तों ना। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं, ब्रॉडर व्यू ऑफ साइबर क्राइम इन इंडिया। किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में नेशनल लेवल पर जो क्राइम किया जा रहा हो, और ये देखा जा रहा हो कि यहाँ पे सेम पैटर्न या सेम ट्रेंडिंग लेवल का क्राइम किया जा रहा है। जैसे कि अगर हम लोग एक समझे, जो क्रिमिनल लोग रहते हैं, जो क्राइम करते हैं, उन लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर स्टेट में, पर्टिकुलर सेक्टर में, पर्टिकुलर एज ग्रुप लोगों को सेलेक्ट करते हैं कि यार जिनका एज 50 से ऊपर है उनके ऊपर इस टाइप का अटैक करेंगे, क्योंकि उन लोग आसानी से मैनिपुलेट हो जाएंगे। जिनका एज 18 से ऊपर है उनके ऊपर इस टाइप से करेंगे। तो कहीं ना कहीं टारगेट करके, एज के ऊपर टारगेट करके वो कहीं ना कहीं क्राइम करते हैं। और उसमें अब दिन ब दिन जितना टेक्नोलॉजी ग्रोथ हो रहा है भाई साहब, तो क्रिमिनल लोग क्या करते हैं, उनके ऊपर उस एआई टूल, जो जो नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, उनको मॉनिटर करते रहते हैं हमेशा, और उसका यूज करके वो अटैक करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें तेलंगाना का केस में, तो टॉप 5 स्टेट जहाँ पे सबसे ज्यादा क्राइम देखा गया था गवर्नमेंट के हिसाब से, अगर तेलंगाना में देखें तो लोन का स्कैम, ओटीपी फ्रॉड,
बहुत ज्यादा हुआ। कर्नाटका में अगर बात करें तो कॉर्पोरेट टेक फ्रॉड बहुत ज्यादा हुआ, उनका डाटा ब्रीच कर दिया गया और उस डाटा का यूज करके लोग जो क्राइम करने वाले हैं क्रिमिनल, वो कहीं ना कहीं उसका मिसयूज करने लगे। अगर वही महाराष्ट्र के केस में देखें तो फिशिंग अटैक, रैंसम वेयर अटैक, ये सबसे ज्यादा क्राइम देखा गया वहाँ पर। फोर्थ पॉइंट पर नाउ सबसे बड़ा कंफ्यूजन हमारे अंदर आपके अंदर आया होगा कि भाई ये फिशिंग अटैक क्या होता है, रैंसम वेयर अटैक क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। डिटेल तो पूरी तरह से हम लोग आगे समझेंगे कि कितने तरह का स्कैम आपके साथ किया जाता है। लेकिन अगर हम एक एग्जाम्पल ओवरव्यू अगर आपको बतलाएं तो अगर कोई जो मेलिशियस पर्सन है वो किसी विक्टिम को, मतलब जैसे हम क्रिमिनल हैं, हम आपको एक लिंक भेजेंगे, वो लिंक के ऊपर जैसे ही आप गलती से भी क्लिक किए तो वो आपको, अगर इंस्टाग्राम को मेरे को अगर हम चाहते हैं कि आपका इंस्टाग्राम हैक करना है तो वो लिंक पर आप जैसे क्लिक कीजिएगा वो आपको एक ओरिजिनल इंस्टाग्राम पेज पे लेकर के जाएगा। और जैसे ही आप वहाँ पे लॉगिन कीजिएगा, अपना आईडी और पासवर्ड डालिएगा, जो जो डाटा वहाँ पे डालिएगा वो डाटा मेरे पास आते जाएगा और हम आसानी से आपके डाटा को जान सकेंगे और फिर उसका हम मिसयूज आराम से कर सकेंगे। तो इस तरह का कहीं ना कहीं क्राइम किया जा रहा है। रैंसम वेयर अटैक, आपके सिस्टम पर अटैक करके आपको डिवाइस को, आपके सिस्टम को लॉक कर दिया जाता है और उसके बाद जब आप ओपन दोबारा सिस्टम को करते हैं तो आपसे पैसा का डिमांड किया जाता है। तो ये सब कहीं ना कहीं बड़े बड़े तरह का अटैक किया जा रहा है और महाराष्ट्र में ये सबसे ज़्यादा देखा गया था गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। हम जो भी यहाँ पे डाटा लेकर के आए हैं वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का डाटा लेकर के आए हैं। फोर्थ पॉइंट पे बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सेक्स टॉर्शन का, डिजिटल अरेस्ट का सबसे ज़्यादा आज के समय में, तो डिजिटल अरेस्ट कुछ दिन पहले इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग में चला, लोग 72 आवर, 6 दिन, 10 दिन, 15-15 दिन तक, 2-2 महीना तक डिजिटली अरेस्ट हो जाते थे। पहले के समय में फिजिकली अरेस्ट किया जा रहा था, लेकिन आज डिजिटली इतना ग्रोथ हो गया कि लोग अब डिजिटली कहीं ना कहीं अरेस्ट हो रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं आगे दिल्ली के में आइडेंटिटी थेफ्ट का मामला, एआई बेस्ड फ्रॉड का मामला बहुत ज़्यादा आया। तो ये कहीं ना कहीं इस टाइप का क्राइम आज के डेट में किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं, एक बार हम लोग ये भी समझते हैं कि साइबर क्राइम का क्या ट्रेंड है। 2020 अगर 3 साल का एनालिसिस करें तो साइबर क्राइम का क्या ट्रेंडिंग रहा है। जो गवर्नमेंट का डाटा बोलती है कि 2020 में हमारे पास जो केस रिपोर्ट हुआ था वो 50,000 केस रिपोर्ट हुए थे, लेकिन वही 2021 में जो साइबर क्राइम का केस आया वो कहीं ना कहीं 52,974 केस आया। लेकिन वही अगर हम 2022 का डाटा बोले तो 65,893। भाई ग्रोथ रेट कितना है, 2020 से 2021 में ग्रोथ रेट जो रहा वो 3.9%, लेकिन वही 2022 में जो ग्रोथ रेट हो गया वो कहीं ना कहीं 24.4%। लेकिन जैसे ही आप 2023 का बात करते हैं दोस्तों तो वहाँ पे जो ग्रोथ रेट आ जाता है वो 78,000। इतना केस रिपोर्ट हुआ था गवर्नमेंट के डाटा के हिसाब से, और गवर्नमेंट ये भी बोलती है कि हमारे पास मात्र 60% लोग ही अपना केस रिपोर्ट किए, 40% लोगों का तो डाटा मेरे को पता ही नहीं है, क्राइम तो और लोगों के साथ हुआ है, लेकिन जो ये केस रिपोर्ट हुआ है हमारे पास इसका डाटा मैं आपको दे रहा हूँ। तो दोस्तों सोचिए जब कोविड आया 2021 में, उसके बाद से किस तरह से स्लाइटली हमारा लगातार इंक्रीजमेंट हो रहा है और क्राइम दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। तो क्या इसके ऊपर बात करना जरूरी था कि नहीं, इसके ऊपर सोसाइटी को अवेयर रहना इस जरूरी है या नहीं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें दोस्तों। तो कहने का मतलब हमारा अल्टीमेट क्या समझ में आया कि ऑनलाइन पेमेंट डिजिटली जितना ज्यादा ग्रोथ होगा लोगों के पास फ्रॉड करने का अपॉर्चुनिटी उतना ज्यादा बढ़ेगा। सुनो नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं, व्हाई साइबर क्राइम इज राइजिंग इन इंडिया। दिन पर दिन इतना साइबर क्राइम आखिर क्यों बढ़ रहा है दोस्तों। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, डिजिटल एडॉप्शन सर्ज। भाई इंटरनेट बहुत ज़्यादा सस्ता होते जा रहा है जिसके कारण यूजर और ज़्यादा इंटरेक्ट करते जा रहे हैं, यूजर और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अगर पूरी दुनिया में कहीं सबसे ज़्यादा अगर सस्ता इंटरनेट है तो हमारे भारत में है। तो रैपिडली इंटरनेट यूजर जितने हो रहे हैं डिजिटली पेमेंट उतना ज़्यादा दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। तो क्रिमिनल लोग को क्राइम करना तो और ज़्यादा आसान होता जा रहा है और ज़्यादा उनको अपॉर्चुनिटी मिलते जा रहा है। सो सेकेंड पॉइंट पे बात करते हैं दोस्तों, लो साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। बहुत सारे लोगों को नॉलेज ही नहीं है साइबर सिक्योरिटी के बारे में, और ये कहीं ना कहीं ऑनलाइन सेफ्टी में सबसे बड़ा इश्यू है। हम लोग अपने अगर जब भी फोन लेते हैं उसको कैसे सेटअप करना है, क्या क्या प्राइवेसी उसमें रखना है, कैसे अगर यूपीआई बना रहे हैं तो उसको किस तरह से यूज करना है, किसी गलत लिंक पे क्लिक नहीं करना है, ये सब चीजों के बारे में हम लोग के पास बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है। और यही कारण है कि मेरे को ये साइबर टेक यूट्यूब चैनल बनाना पड़ा और फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर लेकर के आना पड़ा। क्यों? क्योंकि लोगों में अवेयरनेस है। थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं, क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस। भाई अलग अलग देश से क्रिमिनल लोग कहीं ना कहीं हमारे देश के ऊपर एक दूसरे से
दूसरे देश के ऊपर अटैक कर रहे हैं, जिसके कारण इन्वेस्टिगेट करना उतना ही ज्यादा समस्या होती जा रहा है दोस्तों। तो साइबर क्रिमिनल अलग अलग देश से ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे नेपाल हो गया, नाइजीरिया हो गया, ये सब देश से कहीं ना कहीं क्राइम किया जा रहा है। हम फोर्थ पॉइंट पे बात करते हैं दोस्तों, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सेस। जितना ज्यादा एआई टूल बढ़ते जा रहे हैं, अब लोग डीप फेक एआई का यूज करके ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो ये अलग अलग टूल का यूज करके टेक्नोलॉजी जितना ज्यादा ग्रोथ हो रहा है उसका यूज करके क्राइम किया जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा समस्या हो गया है आज के डेट में। क्यों आखिर क्राइम बढ़ रहा है? फिफ्थ पॉइंट पे बात करते हैं, लीगल एंड इन्फोर्समेंट गैप। लो कम्युनिकेशन रेट 2022 में मात्र 29.6% लोग ही कहीं ना कहीं क्राइम रिपोर्ट कर पाए थे लोगों के बारे में। और गवर्नमेंट के पास ये बोलती है, गवर्नमेंट के डॉक्टर कि मेरे पास तो 60% लोग जो केस रिपोर्ट भी करने आते हैं वो प्रॉपर एविडेंस ही नहीं देते हैं। तो हम कहाँ से उनका क्राइम का जांच कर पाएंगे, कहाँ से उनके क्राइम को सॉल्व कर पाएंगे? तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण अगर वो है तो वो है कि लो अवेयरनेस, सबसे बड़ा समस्या आज के डेट में है। फिर लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव। टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, ट्रेडिशनल क्राइम करने का भी दिन पर दिन ट्रेडिशनल होते जा रहे हैं, और लोगों को उसके थ्रू फाइनेंशियल गेन करना और ज्यादा आसान होती जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा समस्या रह गया है, जिसको गवर्नमेंट बेचारी आखिर कैसे सॉल्व। अगर टॉप के कुछ स्टेट के बारे में बात करें जहाँ पे सबसे ज्यादा क्राइम रेट है, तो वो है सबसे पहला कर्नाटका। कर्नाटका में गवर्नमेंट 12,020 केस रिपोर्ट की थी, सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट टेक फ्रॉड और डाटा ब्रीचेस का। भाई आईटी का सेक्टर सबसे ज्यादा, तो वहाँ पे क्राइम भी सबसे ज्यादा, और इसी कारण से सबसे टॉप पे कर्नाटका आता है, जहाँ पे सबसे ज्यादा क्राइम किया जाता है, और वो भी टेक से रिलेटेड क्राइम किया जा रहा है। उनके डाटा ब्रीच हो जा रहा है, डाटा उनका लीक हो जा रहा है, और उस डाटा को यूज करके क्रिमिनल लोग आसानी से। सेकेंड पॉइंट पे बात करते हैं महाराष्ट्र। कुछ देर पहले भी बात की है, जहाँ पे फिशिंग और रैंसमवेयर अटैक सबसे ज्यादा हुआ, और वहाँ पे अगर देखें तो 10,885 केस गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट हुआ। थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं तेलंगाना, हैदराबाद। यहाँ पर भी ओटीपी फ्रॉड जैसा केस, लोन स्कैम जैसा केस सबसे ज्यादा हुआ। लोन स्कीम, अब जैसे कि अलग अलग देश से ऑपरेट, अगर आपका सिविल स्कोर भी अगर कम है तो फिर हम आपको लोन देंगे, और इस टाइप से लोग सोशल इंजीनियरिंग का यूज करके मैनिपुलेट करके लोगों को कहीं ना कहीं अपने उस चीज में फंसाएं, और लोग फंसते गए, और सबसे ज्यादा केस ये देखा गया। गवर्नमेंट के पास 9,754 केस। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सेक्स टॉर्शन और डिजिटल अरेस्ट का सबसे ज्यादा केस आया, और गवर्नमेंट के पास 8,632 रिपोर्ट 32 केस रिपोर्ट हुए क्राइम का। नेक्स्ट बात करते हैं दिल्ली। दिल्ली में आइडेंटिटी थेफ्ट और एआई बेस्ड जैसे फ्रॉड किए गए, और वहाँ पे गवर्नमेंट के पास जो केस रिपोर्ट हुआ वो 7,541 केस। गवर्नमेंट ये भी बोलती है ये टॉप के 5 स्टेट में क्राइम तो हुए ही, लेकिन हमारे पास जो भी डाटा आए हैं वो मात्र 60% ये हैं, 40% के बारे में मेरे को कोई नॉलेज नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों में अवेयरनेस की कमी है, सबसे बड़ा समस्या है। क्राइम अगर उनके साथ हो जाता है तो रिपोर्ट ही नहीं देते हैं, और जो लोग देते हैं वो प्रॉपर एविडेंस नहीं दे पाते। ये सबसे बड़ा समस्या हो गया है आज। तो दोस्तों, इतने सारे होने के बाद आखिर हमारे भारत में कॉमन कौन कौन सा साइबर क्राइम होता है दिन पर दिन? अगर हम फाइनेंशियली फ्रॉड देखें, जो फाइनेंशियल लॉस करते हैं हम लोग को, वो किस तरह का अटैक करते हैं हमारे ऊपर? तो हमारे ऊपर फेक यूपीआई लिंक, हम लोग को पता ही नहीं है कौन सा यूपीआई लिंक सही है कौन सा गलत है। तो फेक यूपीआई लिंक का यूज करके फिशिंग एसएमएस भेजा जाता है, जहाँ पे लिंक भेजकर और वो डाटा लिख करके और वो फाइनेंशियली फ्रॉड करते हैं। क्रेडिट कार्ड का स्कैम, ये सब कहीं ना कहीं टेलीग्राम, व्हाट्सअप ऐसे ऐसे जगह यूज करके, ऐसे प्लेटफॉर्म का यूज करके, और हमारे साथ वो कहीं ना कहीं क्राइम करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साइबर स्टॉकिंग, मतलब रिपीटेड मैसेज भेज भेज कर हम लोग को हरासमेंट करने का प्रयास करते हैं। मोफर फोटोज, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये सब जितने भी सोशल मीडिया हैं, फेसबुक, ये सब सोशल मीडिया का यूज करके साइबर स्टॉकिंग किया जाता है। रिपीटेड मैसेज भेजकर हरास किया जाएगा, गलत फोटो भेजकर हरास किया जाएगा, ऑनलाइन बुलिंग किया जाता है। तो ये सब कहीं ना कहीं आज के डेट में सबसे बड़ा समस्या रह रहा है। सोशल मीडिया जितना ग्रोथ हो रहा है, क्रिमिनल लोग उतने अच्छे तरीक़ा से और ट्रेडिशनल तरीक़ा से कहीं ना कहीं हमारे साथ क्राइम कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डाटा थेफ्ट, जहाँ पे आधार का कार्ड हो, का नंबर हो, पैन कार्ड का डिटेल हो, या कॉर्पोरेट का जो भी डाटा बेस हो, वो सारा चीज़ टेलीग्राम, डार्क वेब जैसे चैनल, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर सोल्ड किया जा रहा है दोस्तों, और उसके बारे में हम लोग को पता नहीं रहता है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं फेक लोन ऐप दोस्तों। फेक लोन ऐप हम लोग को बोलते हैं कि अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो हम आपको लोन देंगे,
और वो जो ऐप रहता है वो फेक रहता है। क्यों? क्योंकि वो कहीं प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं रहता है। वो कहीं न कहीं हम लोग गूगल या थर्ड पार्टी से जाकर के उस ऐप को डाउनलोड करते हैं दोस्तों। और उससे क्या करते हैं, जब भी हम लोग ऐप डाउनलोड करते हैं तो जो-जो चीज़ आती जाता है हम लोग बिना देखे, बिना टर्म्स एंड कंडीशन देखे हुए अलाउ करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, जिसके कारण से हमारा सारा कॉन्टेंट का एक्सेस उनके पास चला जाता है। सारा फ़ोटोज़ का एक्सेस उनके पास चला जाता है और उसका कहीं न कहीं वो मिसयूज़ करने लगते हैं। शुरू में कुछ टाइम तक तो पैसा दे भी देते हैं, उसके बाद अगर 10,000 अगर आप उनसे लिए हैं लोन के नाम पे, तो उसके लिए वो वापस में 15,000, 20,000, 25,000 इस तरह से ग्रोथ करते जाते हैं। और जो भी डिमांड कर रहे हैं, यदि आप उनको नहीं देते हैं, तो फिर कहीं न कहीं जो भी आपका वो फ़ोटो का एक्सेस लेते हैं, जो भी वो कॉन्टैक्ट का एक्सेस लेते हैं वो, उसका मिसयूज़ करने का प्रयास करने लगते हैं वो। या मेरे को ऐसा मतलब कि हरास कर देते हैं, जिसके कारण हम मजबूरन उन क्राइम में फँस जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सीएसएम, जहाँ पे टॉर ब्राउज़र जैसे कि डार्क वेब या टेलीग्राम, ये सब पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी, यहाँ पे माइनर लोग के ऊपर मैनिपुलेट करके और इनके ऊपर कहीं न कहीं ये किया जाता है। और ये भी मतलब कि गलत-गलत कंटेंट सर्कुलेट किया जाता है डार्क वेब जैसे प्लेटफ़ॉर्म पे, और पूरी तरह से दोस्तों इल्लीगल एक्टिविटी होता है, ओपनली होता है। उसका कौन ओनर है, कौन है, कुछ उसके बारे में पता नहीं चलता दोस्तों। तो ये सब कहीं न कहीं सबसे बड़ा क्राइम हो रहा है। साइबर टेररिज़्म, लोगों के अंदर डर का माहौल फैला करके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक करना दोस्तों, एन्क्रिप्टेड ऐप का यूज़ करके, या ऐसे-ऐसे वेबसाइट बनाए जाते हैं जहाँ पे फेक आर्मी का रिक्वायरमेंट करते हैं दोस्तों, और ये हम लोग को पता नहीं चल पाता कि कौन-सा फेक है और कौन-सा सही है। अब इतनी जितने सारे प्रॉब्लम होते हैं, आखिर इनका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है। फाइनेंशियल फ्रॉड जैसे केस हो रहे हैं, साइबर स्टॉकिंग जैसी समस्या आ रही है, डाटा थेफ्ट जैसा जहाँ पे हमारा सारा डिटेल ले लिया जा रहा है, फेक लोन ऐप पर लोन कौन-सा सच्चाई है, कौन-सा गलत है, इसके बारे में हम लोग को अंदाज़ा पता नहीं चल रहा है। साइबर टेररिज़्म जैसा बड़े-बड़े नेशनल लेवल पर ये क्राइम किए जा रहे हैं दोस्तों। आखिर क्या गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन ले रही है और क्या इसका सॉल्यूशन है? इसके बारे में बात करेंगे। पूरा डिटेल में, पूरा प्रैक्टिकल समझने वाले हैं। हम इस पॉइंट पर भी बात करते हैं कि आखिर साइबर क्रिमिनल कौन-कौन से टूल का यूज़ करते हैं दोस्तों, क्राइम करते समय। सबसे फर्स्ट पॉइंट पर वो स्पूफ्ड कॉलर आईडी का यूज़ करते हैं, जहाँ पर वो फेक नंबर से कॉल करते हैं और अपने आप को बताते हैं कि हम बैंक वाले बोल रहे हैं, अपने आप को बतलाते हैं कि हम आर्मी वाले, हम पुलिस वाले बोल रहे हैं, अपने आप को बताते हैं कि मैं एक गवर्नमेंट एजेंसी से आपको कॉल किया हूँ। और ये भरोसा दे करके, ये ट्रस्ट कहीं न कहीं लोगों के अंदर दे करके और उनके साथ कहीं न कहीं क्राइम किया जा रहा है। तो बैंक कॉल से बोले कि आपका अकाउंट केवाईसी वेरिफिकेशन आपका पेंडिंग है। आप अगर केवाईसी वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं तो आपको ओटीपी देंगे, और वो ओटीपी आपसे ले करके और आपके साथ कहीं न कहीं क्राइम कर दिया जाता है। मतलब ऑफ़िशियल चीज़ों पर हम लोग नहीं जाते हैं और इधर-उधर हल्का-सा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में हम लोग ज़्यादा अपने आप को नुकसान कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट डीप फेक एआई का यूज़ किया जाता है दोस्तों, जहाँ पे वॉइस क्लोनिंग जैसा समस्या आ रही है। डीप फेक का यूज़ करके ब्लैकमेल लोगों को किया जा रहा है। एक रियलिस्टिक वीडियो को फेक वीडियो एआई का यूज़ करके बनाया जा रहा है दोस्तों। फेक इमेजेस बनाया जा रहा है, फेक ऑडियो बना करके लोगों को ब्लैकमेल और लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। अगर इसको डीप में समझे दोस्तों, डीप फेक एआई को, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है और क्रिमिनल लोग को बहुत आसान हो जा रहा है क्राइम करना दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं रिमोट एक्सेस ऐप का दोस्तों, जहाँ पे एनीटेक्स जैसा सॉफ्टवेयर, टीम व्यूअर जैसा सॉफ्टवेयर, ये सब विक्टिम के सॉफ्टवेयर में, इस सिस्टम में ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाकर और कहीं न कहीं उनका पूरा डाटा का एक्सेस अपने पास ले लेते हैं क्रिमिनल लोग, और उसका यूज़ करके कहीं न कहीं उनको अपने गिरफ्त में ले लेते हैं और कहीं न कहीं वो भी इस क्राइम में फँस जाते हैं दोस्तों, और उनको ये पता भी नहीं चलता और पूरी तरह से अपने से रिमोटली एक्सेस करते हैं उसका, रिमोटली पूरा डिटेल उसका निकालते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं टेलीग्राम और डार्क वेब। भाई साहब, यहाँ पे सिम कार्ड तक लोगों को बेचा जाता है। यहाँ पूरी तरह से ओपनली इलीगल एक्टिविटी किया जाता है और यहाँ पे बायर सेलर कौन है, कुछ हम लोग को इसके बारे में आइडिया नहीं रहता है दोस्तों। ये अपने आप में नॉर्मल वेब से डार्क वेब बिल्कुल ही अलग चीज़ है, जहाँ पे हथियार तक का सप्लाई होता है, ड्रग्स तक का सप्लाई होता है, ये सारे चीज़ होते हैं और इसके बारे में हम लोग को बिल्कुल पता नहीं रहता और क्रिमिनल लोग बहुत आसानी से, तो यहाँ पे सबसे बड़ा समस्या है कि आज भी हम लोग पास ना ही टेक्निकल का उतना अच्छा नॉलेज है और ना ही डिजिटली किसी भी तरह का उतना अच्छा अवेयरनेस और ना ही नॉलेज है, ना कोई अवेयर करने वाला है, और क्रिमिनल लोग इस चीज़ का बहुत अच्छी तरीके से बेनिफिट उठाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आखिर आज के डेट में भी इतनी सारी समस्या होने के बाद भी
लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो किस तरह का चैलेंजेस फेस कर रही है दोस्तों। सबसे पहला चीज की लो कन्विक्शन रेट। अगर किसी के साथ क्राइम हो जा रहा है तो बहुत कम ही लोग हैं जो कि केस रिपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट के पास, जिसके कारण से सारे लोग जिनके साथ क्राइम होता है वो सॉल्व नहीं हो पाता है दोस्तों। सेकेंड चीज, लैक ऑफ रिसोर्स है दोस्तों। साइबर जो फोरेंसर लोग होते हैं उनके पास आज के डेट में भी सारे टूल्स अवेलेबल नहीं है जिससे डाटा उनका निकाला जा सके। ये सबसे बड़ा समस्या रह गया है। थर्ड चीज, लो इन्फोर्समेंट एजेंसी के पास अच्छी ट्रेंड पर्सन नहीं है दोस्तों, और ये कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा समस्या है। इसीलिए हमको आपको सभी लोगों को आगे आना होगा और कहीं ना कहीं इस सेक्टर में लोगों को जगह जगह पर जा करके कैंप लगा करके लोगों को अवेयर करना होगा, लोगों को ट्रेंड करना होगा। ये कहीं ना कहीं आज हमको और आपको सभी लोगों की जरूरत है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉस बॉर्डर क्रिमिनल, जहाँ पे अलग अलग देश से लोग क्राइम कर रहे हैं, तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेटर लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिन पर दिन समस्या हो रही है। वो इन्वेस्टिगेट सही तरीका से नहीं कर पा रहे हैं, केस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा दिन पर दिन जुरिस्डिकेशनल चैलेंजेस बनते जा रहे हैं दोस्तों, और ये कहीं ना कहीं हम लोग को जरूरी है ये केस चीज़ों को सॉल्व करना दोस्तों। और वो सॉल्व तभी होगा जब लोग अवेयर होंगे, लोग ट्रेंड होंगे, लोग नॉलेजेबल होंगे दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं डिले रिपोर्टिंग। सिंपल सी बात है भाई, काफ़ी बार इस चीज़ को रिपीट भी किए और बिल्कुल सभी को जानना जरूरी है दोस्तों कि अगर आपके साथ भी अगर क्राइम हो जा रहा है तो हम लोग सबसे बड़ा समस्या हम लोग साथ है कि बहुत ज़्यादा ही डिले कर देते हैं उस चीज़ को रिपोर्ट करने में, और जिसके कारण क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि आखिर रिपोर्ट करे तो करे कहाँ। अगर रिपोर्ट कर भी दे रहे हैं तो पुलिस सॉल्व ही नहीं कर रही है। क्यों सॉल्व नहीं कर रही है? क्योंकि वो उतना नॉलेजेबल नहीं है, उनके पास सबसे बड़ा ये कमी है, ट्रेंड नहीं है उतना। आखिर करना कैसे है? तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास इस चीज़ को लेकर के जाना चाहिए हम लोग को, और इस चीज़ को समझना चाहिए कि आखिर ये कब तक ऐसा चलते रहेगा। इसको हम और आप कहीं ना कहीं सॉल्व करेंगे, और ये जरूरी है हम लोग। सो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू टेकल दिस। आखिर हमारे साथ आपके साथ क्राइम तो हो गया भाई, क्या क्या चैलेंजेस है, क्या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इस चीज़ को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी आखिर होता क्या है, इसके बारे में भी नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करने वाले हैं, पूरा डिटेल में समझने वाले हैं भाई। कहीं भी कंफ्यूजन होगा, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है सभी के लिए। आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए अपनी समस्या को, उसका सारे लोगों का हम जवाब देंगे दोस्तों। सारे लोग का ट्राई करेंगे आंसर देने का। दोस्तों, अगर आपके साथ भी अगर क्राइम हो गया तो आप क्या कीजिएगा? सबसे पहला चीज, तुरंत cybercrime.gov.in पे जा करके अपने कंप्लेन को रजिस्टर कीजिएगा। वहाँ पे रजिस्टर करने से क्या फायदा है, उनका फीचर है कि अगर कोई भी कंप्लेन अगर रजिस्टर करता है हमारे यहाँ डायरेक्ट आकर के, सभी के लिए ओपन है, सारे तरह का डिटेल अगर कोई देता है तो हम उसका सॉल्व करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट केस रिपोर्ट होगा, और हमेशा रेगुलर बेसिस पे उसको ट्रैक करते रहेंगे। हम लोग को रेफरेंस नंबर मिलता है और इस रेफरेंस नंबर पर रेगुलर बेसिस पे हम ट्रैक कर सकते हैं दोस्त। सेकेंड चीज, अगर आपके साथ क्राइम अगर हो जाता है, तुरंत फौरन हम लोग को हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करना चाहिए, जिससे अगर आपके साथ बैंकिंग फाइनेंशियल अगर फ्रॉड किसी भी तरह का हुआ है, यूपीआई फ्रॉड किसी तरह का अगर हुआ है, तो आप डायरेक्टली उसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। और वहाँ पे जो लोग बैठे हुए रहते हैं उन लोग क्या करते हैं कि जो भी यूपीआई से ट्रांजेक्शन वगैरह हुआ है वो तुरंतली उसको स्टॉप करके और कहीं ना कहीं अकाउंट को फ्रीज कर देते हैं, और चांस रहता है कि जब तक वो जो क्रिमिनल है पैसा जो हमारे से लिया है अगर वो विड्रॉ नहीं किया है अपने अकाउंट से, कैश अगर नहीं निकाला है, तो फिर गवर्नमेंट जो बैंक वाले होते हैं वो उसको स्टॉप करने के बाद उस पैसा को रिवर्स ले लेते हैं, और कहीं ना कहीं हमारा पैसा बच सकता है। तो ये हमारा 24/7 सपोर्ट मिलता है दोस्तों, जिससे हमारा चांस है कि पेमेंट कहीं ना कहीं रिवर्स आएगा दोस्तों। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं सटील। भाई साहब ये क्या है? इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। भाई साहब इसका काम क्या है? ये 24/7 मॉनिटर करती है ऑर्गेनाइजेशन में दोस्तों। गवर्नमेंट एजेंसी में 24/7 वेबसाइट वगैरह जो भी उनके ऊपर अटैक होता है, गवर्नमेंट के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो भी अटैक होता है, उनको रेगुलर बेसिस पे ये गाइडलाइन देती है और रेगुलर बेसिस पे इसको ट्रैक करते रहती है कि किस तरह का साइबर थ्रेट हो रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं I4C, जो कि एफिलेटेड होती है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स से। इनका ये इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये क्या सेंट्रल बॉडी है दोस्तों, और ये कोऑर्डिनेट करती है सारे स्टेट के पुलिस से और उनको रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है दोस्तों।
उनको रेगुलर बेसिस पर डिजिटल फॉरेंसिक के बारे में सिखाती है दोस्तों। डार्क वेब पर ओसेंट का यूज करके कैसे उसको पकड़ सकते हैं दोस्तों, ये सारे चीज़ों के बारे में ये ट्रेनिंग देती है दोस्तों। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट आज के डेट में ये काम कर रही है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं दोस्तों कि आखिर सारी इतना समस्या होने के बाद गवर्नमेंट दिन पर दिन कैसे रिपोर्ट तैयार कर रही है, कैसे कैसे केस आ रहे हैं दिन पर दिन, और उसका क्या सॉल्यूशन है, कौन कौन से एजेंसी को बैठा के रखी है गवर्नमेंट, इसके बारे में डिटेल समझते हैं। करेंटली क्या सिचुएशन है इंडिया में साइबर क्राइम का, इसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। तो एनसीआरबी का रिपोर्ट 2023 में जो एनसीआरबी रिपोर्ट की थी, उसमें ये बोली थी कि 5.5 लाख या उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं हमारे पास साइबर क्राइम का कंप्लेंट फाइल हुआ है नेशनल लेवल पे अगर बात करते हैं तो। वही 13/2024 ये अपना गवर्नमेंट ये अपना डाटा बताती है, जो 24/7 ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट को हमेशा मॉनिटर करती रहती है। ये बोली कि डेली कहीं ना कहीं हम लोग 2000 से ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट केस रिपोर्ट किए। अगर इसमें हम लोग टॉप क्राइम अगर देखें दोस्तों, तो फाइनेंशियल फ्रॉड, सेक्स टॉर्शन का मामला, साइबर बुलिंग का मामला, डाटा लीक का मामला, डिजिटल अरेस्ट का मामला, ये सबसे ज़्यादा देखा गया दोस्तों। तो इमर्जिंग ट्रेंड के हिसाब से आखिर क्रिमिनल लोग कौन कौन से टायर सिटीज पे अटैक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो टायर 2 जैसे सिटी हैं, टायर 3 जैसी सिटी हैं, इनके ऊपर जो डेवलपिंग दिन प्रतिदिन अभी टायर 2 टायर 3 जो डेवलप होने वाली सिटी हैं, इनके ऊपर क्रिमिनल लोग कहीं ना कहीं ज़्यादा अटैक। अगर हम लोग करेंटली सिचुएशन के बारे में दोस्तों बात करें, तो फिलहाल में कौन कौन से क्राइम किए गए थे, जैसे कोविन का बात करते हैं, प्रैक्टिकली बात करते हैं दोस्तों। कोविन का मामला जो हुआ, हम लोग वैक्सीनेशन जो कोविन वेबसाइट से ले रहे थे, कोविन वैक्सीनेशन, तो वहाँ पे आधार और मोबाइल नंबर सभी लोग अपने जाकर के रजिस्टर किए। कोविन का क्या हुआ कि डाटा लीक हो गया, उसका जैसे ही डाटा ब्रीच होता है दोस्तों, तो क्रिमिनल लोग अब कहीं ना कहीं आसानी से जितने यूजर हैं उनके आधार नंबर और उनके मोबाइल नंबर सारा जान गए, और उसका यूज करके कितने ना जाने कितने लोगों को फंसाया गया। सेकेंड, इंस्टाग्राम पर सेक्स टॉर्शन का मामला बहुत दिन तक चला दोस्तों, जहाँ पे काफी लोग संख्या में जो क्रिमिनल लोग हैं वो फेक प्रोफाइल बनाए और फेक प्रोफाइल बना करके लोगों को टारगेट किए, वीडियो कॉल किए, जहाँ पे यंग गर्ल्स लोग, यंग यूजर को टारगेट किया गया और वीडियो कॉल के थ्रू लोगों को फंसाया गया, लोगों को ब्लैकमेल किया गया। थर्ड बात करते हैं जो फेक आर्मी रिक्वायरमेंट हुआ, जब इस ओसेंट का यूज करके पता किया गया तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का निकला कि पाकिस्तान के लोग इसके ऊपर लिंक थे और एक वेबसाइट बना करके फेक रिक्वायरमेंट कर रहे थे आर्मी का दोस्तों। और इसीलिए जानना जरूरी है, हम लोग को अवेयर रहना जरूरी है। शायद अगर पता नहीं चलता तो ये इसी तरीका से चलते जाता, सारा लोग अपना डाटा देते जाते और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लॉस हो जाता। अब दूसरे देश से अगर कोई भी क्राइम किया जा रहा है दोस्तों, तो उसको क्रॉस बॉर्डर भी बोलते हैं, जिसके बारे में भी पहले भी बात की है। आखिर इसके बारे में पता कैसे किया गया, ओसेंट का यूज करके पता किया गया। और इस चैनल पे साइबर टेक पर आपको पूरा ओसेंट सिखाएंगे, पूरा प्रैक्टिकली सीखेंगे दोस्तों हम लोग। उसके बाद लोन ऐप हैरेसमेंट किया गया दोस्तों, जहाँ पे लोगों का इलीगल फोटो ले लिया गया, पूरा विक्टिम का कॉन्टेक्ट ले लिया गया और पूरी तरह से साइकोलॉजिकली उनको मैनिपुलेट करके और पूरी तरह से हरास कर दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट, एआई वॉइस स्कैम। एआई का यूज करके ऐसा लगता है कि कोई रियल पर्सन बोल रहा है और पेरेंट्स लोगों को जैसे कि उनके ऊपर ये कहीं ना कहीं वो किया गया। एआई वॉइस बहुत ज्यादा। टॉप इंडियन लॉ कौन कौन सी इन्फोर्समेंट एजेंसी है, उनके बारे में बात करते हैं दोस्तों। आखिर साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में कौन कौन से टॉप के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं जो कि आज की डेट में काम कर रही है, क्योंकि क्राइम तो बहुत तरह का हो रहा है दिन में। हमारे देश में बहुत अलग अलग तरह के क्राइम हो रहे हैं दोस्तों। तो हम आज बात करेंगे कि आखिर कौन कौन से एजेंसी है जो कि इसके ऊपर काम कर रही है दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं NCIIPC, जिसका मतलब होता है नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर दोस्तों। इनका मेनली क्या काम है, इनका काम है प्रोटेक्ट करना क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि बैंकिंग का सेक्टर हो गया, पावर ग्रिड का सेक्टर हो गया, टेलीकॉम कंपनियां जितनी हो गए, इनके ऊपर जो भी साइबर अटैक होते हैं तो इससे प्रोटेक्ट करना ये NCIIPC नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, ये इनका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। ये एफिलेटेड होते हैं MEITY, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से। नेक्स्ट बात करते हैं NCSC, जिसका मतलब होता है नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर दोस्तों। ये एफिलेटेड होते हैं ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से दोस्तों। इनका काम एक्चुअली में क्या रहता है कि ये डेवलप करते हैं नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को दोस्तों।
और ये कोऑर्डिनेट करते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, और हमेशा कब किस कंडीशन में क्या स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए नेशनल लेवल पर, इस सारे चीजों को डेवलप करने का काम हमारा नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर का होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों सटीन, जो कि 24/7 साइबर इंसिडेंट को मॉनिटर करते रहती है दोस्तों, कि गवर्नमेंट के ऊपर कौन कौन सा गवर्नमेंट साइट के ऊपर अटैक हो रहा है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कौन सा अटैक हो रहा है। इस नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं दोस्तों CCIC, जहाँ पे साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल दोस्तों, ये सारे स्टेट पुलिस के साथ एफिलेटेड रहते हैं दोस्तों। जो भी हाई लेवल का केसेस होते हैं, नेशनल लेवल पर जो केस होते हैं, उनको सॉल्व करने का अगर कोई काम करती है तो वो हमारी CBI करती है, हाई प्रोफाइल केस सॉल्व करती है दोस्तों। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर जिस भी तरह का जो साइबर गैंग जैसा समस्या हो रहा है, जो अपना नेशनल लेवल पर इंडिया को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं गैंग बना करके, उनके ऊपर अगर कोई जांच करती है तो CBI करती है। नेक्स्ट NIA, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर होती है। इनका आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा पावर हो गया है। जो भी नेशनल लेवल पर साइबर टेररिज्म होता है, लोगों के अंदर डर का माहौल फैलाना, ऑनलाइन जो रेडिकलाइजेशन होता है, टेरर फाइनेंसिंग होता है, बड़े बड़े लेवल पर जो क्राइम किए जाते हैं दोस्तों, उसके ऊपर जो काम करती है NIA, CBI से थोड़ा ऊपर पावर की होती है NIA। नेक्स्ट बात करते हैं जो नेक्स्ट हमारा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है ED। आज के डेट में तो ED सारे लोग जान रहे होंगे। ED का फुल फॉर्म क्या होता है पता है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इनका जो एप्लीकेशन होता है, ये एफिलेटेड होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जो भी मनी लॉन्ड्रिंग जैसा समस्या होता है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन और मनी लॉन्ड्रिंग का जो समस्या है, दिन पर दिन आज के समय में बहुत ज़्यादा ये केस देखा जा रहा है दोस्तों। ऑनलाइन जो बड़े बड़े लेवल पर फाइनेंशियल फ्रॉड करते हैं, क्रिप्टो ट्रांजेक्शन जो होता है, ये सब बड़े बड़े तरह का जो क्राइम होते हैं दोस्तों, इनको ED करती है। मतलब फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी तरह का क्राइम होती है बड़े बड़े लेवल पे, उनका जांच, उनका इन्वेस्टिगेट वो ED कराता है। 2023 में जो साइबर फ्रॉड हुआ था, उसमें देखा गया कि उसमें ED जो है वो 500+ करोड़ रुपए जब्त की थी, जो कि क्रिप्टो एसेट का था दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट साइबर सेल। स्टेट साइबर सेल ये एफिलेटेड रहती है स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट से दोस्तों। स्टेट लेवल पर जो भी क्राइम होते हैं, इनका काम है स्टेट लेवल पर इन्वेस्टिगेट करना और साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना। रेगुलर बेसिस पे ये जो स्टेट साइबर सेल होती है वो अवेयरनेस प्रोग्राम देती है दोस्तों। स्टेट लेवल पर जो भी इन्वेस्टिगेट करना रहता है, उसका काम रहता है ये करना। ये इस्टेब्लिश हुआ था 28+ स्टेट में हुआ था, और इनका मेनली था कि एडवांस फॉरेंसिक कैपेबिलिटी को ग्रोथ करना दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं SFIO, जिसका फुल फॉर्म होता है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। ये जो एफिलेटेड होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स होते हैं दोस्तों। किनसे एफिलेटेड होते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। इनका काम क्या होता है? अगर कॉर्पोरेट किसी भी तरह का फ्रॉड हो रहा है, उसको अगर इन्वेस्टिगेट करना है, अगर फॉरेंसिक अगर वहाँ पे जा करके ऑडिट करना है, क्या समस्या हो रही है, पूरा डिटेल जानने का जो काम होता है वो SFIO का होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस दोस्तों। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं IP, इंटेलिजेंस ब्यूरो। इनका काम होता है, ये भी एफिलेटेड होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दोस्तों, और इनका काम है गैदर करना साइबर इंटेलिजेंस टू प्रोटेक्ट नेशनल सिक्योरिटी। साइबर इंटेलिजेंस को गैदर करते हैं, और मेनली इनका काम क्या है दोस्तों? नेशनल लेवल पर जो भी प्रोटेक्शन हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करना, नेशनल लेवल पर जो भी क्राइम हो रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करना, ये सब इनका रोल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं I4C दोस्तों। ये भी एफिलेटेड होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। I4C का फुल फॉर्म होता है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। इनका क्या काम रहता है? ये हर एक स्टेट में, कुछ देर पहले ही बात की है कि ये एक सेंट्रल बॉडी होती है, जो कि स्टेट में जो भी साइबर सेल है उनके साथ, जो भी पुलिस है उनके साथ मिल करके काम करती है, इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करती है उन लोग को। ये जो लॉन्च हुआ था नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, 1.2 मिलियन से ज्यादा कंप्लेंट अभी भी प्रोसेसिंग में है दोस्तों, जब से ये लॉन्च हुआ है तब से। तो दोस्तों सोच सकते हैं कि कितना बड़ा समस्या आज के डेट में भी है, सॉल्व करने वाला कोई नहीं है। गवर्नमेंट का इतना सारा दिन पर दिन इतना सारा क्राइम केस आ रहा है, ये तो जितना डाटा बताया ये तो बहुत कम था दोस्तों, ये तो कुछ नहीं था। तो दोस्तों ये आज का रहा हमारा आज के क्लास का पूरा, आखिर किस किस तरह से इंडिया में क्राइम हो रहा है, गवर्नमेंट कौन कौन सा चैलेंजेस फेस कर रही है, अगर हमारे साथ अगर क्राइम हो गया है तो हम लोग को उसके लिए क्या करना चाहिए। तुरंत अगर किसी के साथ क्राइम होता है तो cybercrime.gov.in पे तुरंत जाके अप्लाई करना है, कंप्लेन करना है, और
1930 हेल्पलाइन नंबर जो गवर्नमेंट का, उस पर तुरंत कॉल करना है, ताकि कभी भी किसी के साथ क्राइम हो जाता है तो बिल्कुल भी डिले नहीं करना है, तुरंत जाकर के केस रिपोर्ट करना है दोस्तों। और ये कहीं ना कहीं आज के समय में ये सारे चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोविड से पहले उतना केस रिपोर्ट नहीं होते थे क्राइम का, लेकिन जब कोविड आया पूरा दुनिया डिजिटलाइज जब हो गया तो दिन पर दिन क्राइम और ज़्यादा बढ़ने लगे, लोगों के अंदर अवेयरनेस का कमी हो गया। और ये कहीं न कहीं एक सबसे बड़ा समस्या हो गया हमारे सोसाइटी के लिए, जहाँ पे छोटे से लेकर, पहले के समय में एज मैटर करता था दोस्तों, लेकिन आज 8 साल से बच्चा से लेकर के 80 साल 90 साल के जितने बड़े-बड़े सीनियर सिटीजन के लोग हैं, सभी लोग आज क्राइम के केस में फँसते जा रहे हैं दोस्तों, और सभी लोगों को कहीं न कहीं अवेयर रहना ज़रूरी है। तो कोशिश आज हमारा ये स्लाइड कैसा लगा? कैसा क्राइम्स इन इंडिया, क्या ज़रूरी था कि नहीं इसके ऊपर वीडियो लाना, आप कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। तो थैंक यू। लास्ट में यही बोलेंगे, सभी लोग हमेशा अपडेट रहें डिजिटल वर्ल्ड के साथ, और रेगुलर बेसिस पे जो भी साइबर क्राइम हो रहा है, अगर किसी के साथ हो रहा है तो तुरंत उसके ऊपर एक्शन लें, और कंटिन्यूसली इसके ऊपर जो भी लेटेस्ट थ्रेट हो रहे हैं हमेशा अपडेट रहें दोस्तों। और हमारा और आपका सभी का ये राइट बनता है, क्राइम के सेक्टर में लोगों को अवेयर करें जो इस चीज़ से जागरूक नहीं है। तो हमारे चैनल पे मेन मोटिव हमारा यही है कि आप कैसे इन्वेस्टिगेटर बन सकते हैं, आप कैसे अगर क्राइम अगर हो जा रहा है तो अपनी सोसाइटी को हैंडल कर सकते हैं, और आप कैसे पुलिस के साथ जाके सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों केसेस को, रियल केस। हम लोग आगे ये भी बात करेंगे करियर सपोर्ट के बारे में, जो कि आपको हम वादा किए थे दोस्तों, जहाँ पे अगर ये पूरा हम कोर्स पढ़ते हैं तो हमारे और आपके पास कौन कौन सी जॉब का अपॉर्चुनिटी बन जाता है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। और हाँ, हमेशा याद रखें कि ऑफिशियल पोर्टल cybercrime.gov.in पे अगर किसी के साथ साइबर क्राइम हो जाता है तो जाकर के कंप्लेन करें, और 1930 पर कॉल करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।